नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए हामिद अंसारी होंगे यूपीए के उम्मीदवार। सोनिया ने किया ऐलान, ममता फिर पकड़ सकती है अलग राह। और मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी की जांच के लिए पहल, जल्द बनेगी सांसदों, पत्रकारों और समाजसेवियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव 2012, क्योंकि उम्मीदवार का नाम यूपीए की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। हामिद अंसारी यूपीए की ओर से उम्मीदवार बना दिए गए हैं और उसके बाद अब एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी होंगे। क्या यहां पर सवाल यह उठता है कि जो एक आम सहमति की बात है, जैसा कि हमने राष्ट्रपति पद के चुनाव में देखा, वहां पर जो है एक आम सहमति नहीं बन सकी। क्या यहां पर वो आम सहमति बन पाएगी या नहीं? क्या ममता बनर्जी जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में अलग राह पर चल रही थी, क्या यहां पर वो सीधे सीधे हामिद अंसारी का समर्थन कर पाएंगी या नहीं? आज इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान अजय सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरी तरह से बिसात बिछ चुकी है। अब एनडीए ये तय करना है उसको कि क्या उसके अंदर बिखराव होना है या फिर वो हामिद अंसारी यानी उपराष्ट्रपति पद को लेकर एकजुट हो पाएगा या फिर एक बार फिर से उसमें बिखराव होगा, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं, आज यूपीए की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें यह नाम तय किया गया हामिद अंसारी का, और उसमें सोनिया गांधी ने इस नाम का ऐलान किया है। क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने हामिद अंसारी यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, वो सुनते हैं। Shri Mohammed Hamid Ansari will complete shortly a term as the Vice President of India. He has presided over the Rajya Sabha with dignity and distinction. The UPA is honored to nominate him as its candidate for a second term as Vice President of India. तो यूपीए घटक दलों के तमाम सहयोगी दल वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब हम सुनवाते हैं गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या कुछ जानकारी दी। UPA Coordination Committee met today under the chairmanship of the UPA chairperson, Srimati Sonia Gandhi. It was decided to nominate Shri Mohammed Hamid Ansari as the candidate for the office of Vice President of India. This was accepted by all the leaders present, and Srimati Sonia Gandhi made an announcement to the media. After the meeting, both Prime Minister and Srimati Sonia Gandhi spoke on the telephone to the Vice President, Shri Ansari Saab, and offered him the congratulations. He has accepted the nomination and he will be the candidate of the UPA for the office of Vice President. Prime Minister also spoke to Shri Mulayam Singh Yadav and Kumari Mayawati. Both of them have welcomed the decision, and I expect that by now or shortly both of them will announce the support of their respective parties to the nomination. All the parties who are present at the meeting will have noticed from the television. After the announcement was made, all of them applauded the announcement. Shri Mukul Roy was present on behalf of the TMC. He also applauded the announcement. But I will not say anything on their behalf. Make any announcement.
तो गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तमाम चीजें बताई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यूपीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में टीएमसी की ओर से हालांकि ममता बनर्जी को बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। उनकी जगह पर केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय शामिल होंगे और ऐसा ही हुआ। मुकुल रॉय उस बैठक में शामिल रहे। बैठक में उन्होंने 2 नाम सुझाए थे, लेकिन बैठक में एक तरह से उन्होंने हामिद अंसारी के नाम का समर्थन नहीं किया। बैठक के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं। Today's UPS meeting, they have taken the issue for considering the name of the vice presidential election. Agenda was earlier not known to us. On that meeting, they have proposed the name of Hamid Ansari as their vice president candidate. From my party, AITC, we have suggested 2 names, one at Gopal Krishna Gandhi and another is Srimati Krishna Bose. On that meeting, I have told that Gopal Krishna Gandhi is a very good candidate. Srimati Krishna Bose also is a very good candidate. We may consider their names. But after that, they have announced that Hamid Ansari is their candidate. We are the alliance of the UPA. I have told them that I will communicate to it to my party, and as because agenda is not known to my party, so I will let you know that what will be our stand in the next step. तो मुकुल रॉय ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी से वो तमाम हालात की जानकारी देंगे, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि आखिर क्या कुछ करना है। ममता बनर्जी तय करेंगी क्या कुछ करना है। सबसे अहम सवाल अजय आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए। हालांकि पहले से ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हामिद अंसारी ही एक तरह से यूपीए के उम्मीदवार होंगे। अनुमान बिल्कुल ठीक रहा? ये तो लगभग तय ही था कि भी जनाब हामिद अंसारी साहब को एक सेकंड टेन्योर जरूर मिलेगा। और जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसके अंदर में ममता बनर्जी के रोल को लेकर के, तो ममता जी का आज तक का ऐसा एक रिकॉर्ड बन गया है, ऐसी छवि बनती चली जा रही है कि वो हर पॉजिटिव मूव को अपोज करेंगी और अकारणवश करती हैं, और हर बार उनकी ना स्थिति और कमजोर हो जाती है। चाहे सिंगूर में टाटा का प्रोजेक्ट देखिए, चाहे आज भी अखबार में था उसके बारे में कि उसके कारण से उसको कितना अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर नुकसान उठाना पड़ा। और नहीं, जो अपोजिशन की एक तरह की सोच उनकी बनी हुई है, अपोजिशन की सोच इस तरीके की बन गई है कि अपोजिशन का कोई कारण हो ना हो, उनका नाम अखबार में छपना चाहिए, चाहे किसी भी संदर्भ में छप जाए। अब इसी प्रकार से एफडीए के मुद्दे पे उन्होंने ऐसा करा, सिमिलरली वो प्रणब दा के मुद्दे पे उन्होंने इस प्रकार से करा, और एक अजीब सी मनस्थिति बनती चली जा रही है उनकी, जो कि समझ में नहीं आती है। और हर बार उन्होंने अपनी स्थिति को और कमजोर किया है। तो इन हालातों में उनकी समस्या बंगाल के लिए एक पैकेज लेने की है, उनकी समस्या बंगाल के, लेकिन क्या मजबूरी है? एक सेकंड मैं अपनी बात कर, लेकिन इस स्थिति के अंदर में बंगाल के जो पॉपुलेशन है उसमें 24-25% मुस्लिम समाज के लोगों की शिरकत है। और मैं नहीं समझता कि अनंतो गत्वा वो इस चीज को अपोज कर पाएंगी। उन्हें इसका एक मजबूरी के तहत समर्थन करना ही होगा। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई, पर ये बात उन्हें पहले डिटेल में सोच लेनी चाहिए थी, और समझौते की राजनीति होनी चाहिए। जब हम साझे का कार्यक्रम कर रहे हैं तो हर वक्त एक स्टैंड आउट होकर के और अपोज करके इस तरह से काम करवाना और बाजू मरोड़ने की कोशिश करना और अपनी बाजू मड़वा लेना। अदीब साहब, कैसे देखा जाए इस पूरे, क्या एक सहमति बनती अब नजर आएगी, जैसा कि पहले हमने राष्ट्रपति आपने जैसा भी कहा, ममता बनर्जी रूलिंग पार्टी है स्टेट में भी, सेंटर में भी, लेकिन आज तक उनको ये एहसास नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी है। बहुत सही बात है। वो आज भी अपने को अपोजिशन का लीडर समझती है और वो उसी अंदाज से बिहेव कर रही है। सड़कों की राजनीति की है उन्होंने। आप गजब है कि आप कैबिनेट में एक फैसला करें और कैबिनेट में हाँ भरें और बाहर निकल के कहें कि साहब हम सहमत नहीं है। अभी इस मीटिंग में तशरीफ लाए मुकुल रॉय साहब, कह रहे एजेंडा हमको मालूम नहीं था तो आए क्यों थे भाई? एक आम आदमी जो उसको
सियासत से, राजनीति से ताल्लुक नहीं है, वो भी जानता है कि वाइस प्रेसिडेंट के मसले पर मीटिंग है। अखबारात एक हफ्ते से लिख रहे हैं कि 14 तारीख को यूपीए फाइनल करेगी। आप कह रहे हैं हमें पर एजेंडा नहीं था। तो ये एक मसखरापन होकर रह गया है। नहीं, लेकिन अदीब साहब अपनी पोजीशन को गिराया उन्होंने। हाँ। और मुझे ये लगता है कि कुछ लोग बॉन्ड क्रिटिक होते हैं, हाँ। हैबिचुअल क्रिटिक। हाँ। तो शी इज वन ऑफ देम कि ये अगर आईना भी देखती होंगी सुबह तो अपने नहीं, अगर मुकुल राय नहीं, अगर मुकुल राय ने ये इतराज किया कि बैठक का एजेंडा हमें नहीं बताया गया, तो उसमें गलत क्या था? एजेंडा उनको नहीं बताया गया। हाँ, फिर क्या करने आए थे? तो क्या मतलब जो है मीडिया और अखबार के जरिए से एजेंडा जो है नहीं, खाना खाने आए थे। नहीं, तो मीडिया के जरिए से सवाल ये है कि मुलायम सिंह को मालूम था जी, और मायावती को मालूम था, एनडीए को मालूम था। एनडीए ने कहा ये मीटिंग कर ले तब हम तय करेंगे अपना। ये इतने मासूम है, इनको ये नहीं मालूम था। और मजे की बात ये है कि वो उनसे पूछ भी नहीं रहे। अगर ऐसी दिक्कत है तो बताया भी हमें क्यों बुलाया जा रहा है। हाँ? हमें क्यों दावत दी जा रही है, क्या वजह है हमारी। तो इन चीजों को अब देश का आम आदमी समझता है। हाँ। ये सब हैबिचुअल क्रिटिक की जो एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है, उसमें वो लेडी मुब्तला है। उसको अपोजिशन का एक लड़ के आई है, संघर्ष करके आई है, सड़कों की लीडर है। आज भी शायद वो यही समझ रही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि हालांकि हम ममता पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात निकली है तो उस नहीं, देखिए अब आप जहां तक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, हाँ। ये सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा वोट करेंगे, 2 लोग वोट करेंगे। सिंपल पोजीशन ये है, लेफ्ट के ये पहले कैंडिडेट थे, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने लेफ्ट वालों से फोन करके ये कहा और उनसे बातचीत की करार से आपके ये कैंडिडेट थे, हमने उनको प्रपोज किया, इस बार भी हम करने जा रहे हैं, आपको कोई एतराज? उन्होंने बज़ाहिर कोई एतराज नहीं दिखाया। अब उन्होंने मुलायम सिंह से, मायावती से पूछा, उन्होंने अपोजिशन नहीं किया। आज लोकसभा और राज्यसभा में यूपीए माइनस ममता प्लस मायावती प्लस मुलायम सिंह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। नहीं, सवाल ये नहीं, सरकार का हिस्सा नहीं है ना। नहीं, यूपीए के घटक दल नहीं, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। यूपीए के घटक में सिर्फ एक ममता है जिन्होंने बंगाली होते हुए भी प्रणब मुखर्जी की मुखालफत करी, जिसका उनको वहां नुकसान हो रहा है। आप ये देख लीजिएगा कि इलेक्शन के वक्त कितना वोट बटेगा, क्योंकि इस पे विप नहीं होती प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, कैसे देखें? अब जैसे एमपी साहब ने बताया कि भाई इसके अंदर में सिवाय कोई बहुत बड़ी राजनीति तो कर नहीं पा रही है वो, और अपनी पोजीशन को, जैसे मैंने कहा कि वो पहले से भी अपने आप को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करती चली जा रही है, और उनका एक एफिकेसी कम होता चला जा रहा है। आज की डेट में हम हर आदमी अब पॉजिटिव देखना चाहता है। आज अगर आप न्यूज में भी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष का एक स्पेस होता है वो कहीं ना कहीं ममता इसी बहाने हथिया चुकी है? नहीं, अब विपक्ष का मतलब नहीं रहता बंगाल में, वो सूट कर रहा है उनको। देखिए, ये बात तो उनको समझनी चाहिए कि अब वो विपक्ष में नहीं है, वो तो किस बात मेजॉरिटी में है। आप देखिए, रेल उनको तो एक बीमारी सी लग गई है कि उनका रेल मंत्री इतना अच्छा बजट पेश करता है जिसको कि इवन मेन अपोजिशन पार्टीज ने उसका विरोध नहीं किया और उसकी सरकार की मजबूरी को समझा, और उन्होंने कहा नहीं, इतने कम किराए नहीं होने चाहिए, 10 साल से नहीं बढ़ाए, उनको थोड़ा बढ़ा लीजिए। हर आदमी इस बात को समझता है, लेकिन उन्होंने किस पॉपुलैरिटी के लिए, किस अपने आप को आई कैचिंग करने के लिए, अपने आप को एक सबका हमदर्द शो करने के लिए जो गलत कदम उठाया, ये तो बच्चों को बिगाड़ने वाला काम है। और 3 महीने के बाद सरचार्ज लगाने की सिफारिश कर दी। 3 महीने के बाद वो 3 पैसे के ऊपर एतराज करके 3 पैसे से 15 पैसे जो बढ़ना था उसके ऊपर एतराज करके अपना मंत्री राइट हैंड मैन निकाल दिया, और अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि सरचार्ज बढ़ा दो। अब सबसे बड़ी बात ये जो उनकी छवि बनती चली जा रही है वो ये है कि जो आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है वो मेरी नेगेटिव लिस्ट में है। और एक लेकिन हिंदी का बंगाल की जनता सड़कों पर उतर आया करती थी जब लेफ्ट की सरकार थी, जबरदस्त तरीके से विरोध होता था अगर कुछ सरकार कुछ भी गड़बड़ करती थी, लेकिन यहां पर अब उस तरह से जो है जनता सड़कों पर नजर नहीं आती। जनता इस मामले को लेकर के अपनी गलती को महसूस कर रही है और हताश है। हाँ। लेकिन अगर आप बंगाल के टैक्सी ड्राइवर से पूछें, हाँ। बंगाल के छोटे तबके के लोगों से बात करें तो
ममता बनर्जी की ये सब बातें, वहां का प्रबुद्ध वर्ग है, आम आदमी भी वहां पे अखबार को देखता है, आम आदमी भी न्यूज को सुनता है, वो उनके प्रति जो है ना वो आस्था महसूस नहीं कर रहे हैं, वो लगाव और वो वार्मथ महसूस नहीं कर रहे हैं। और इनकी तो स्थिति ये होगी कि अहम विघ्नम संतोषम, इनको तो हर चीज के अंदर में एक विघ्न पैदा करना है और उसमें ही संतोष प्राप्त होना है। तो ये टेंडेंसी है। हमारा बोयन मुद्दा ये है कि भाई हामिद अंसारी साहब के क्या मेरिट्स हैं और वो बाकी आने वाले सामने दिए जाने वाले कैंडिडेट से किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से बेटर है। तो मैं समझता हूं कि जो यूपीए ने एक साझा, और यूं देखा जाए तो यूपीए में ना शामिल होते हुए भी मुलायम सिंह और उनके गैंग ने हमेशा मनमोहन सिंह और उसके क्लैन को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। लेकिन अदीप साहब, और एक बात और भी है कि हम जैसे मनमोहन सिंह को हमेशा कहते हैं, मिस्टर मनमोहन सिंह को सॉरी, जो हम हमेशा कहते हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री, आज तक आप देखो उन्होंने सख्त से सख्त फैसले लिए और उनको लागू करवा लिया। हम एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी को एक कमजोर आदमी से कंफ्यूज करते हैं और यही इसी चीज का शिकार ममता बनर्जी की मानसिकता होगी। लेकिन अदीप साहब, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह लगता है कि चूंकि लेफ्ट के उम्मीदवार रहे हैं, लेफ्ट से अपना विरोध जताना है, इस वजह से जो है उनका जो विरोध है वो फितरी दिख रहा है आपको। आपकी बात सही है। यही जो सोच है वो आपको नेशनल लीडर नहीं बना सकती। सियासत वो चीज है जिसमें कोई परमानेंट न दुश्मन होता है न कोई साथी होता है। लेकिन इनकी जो सोच है साथ है कि अगर उन्होंने लेफ्ट से मुखालफत की है तो अब क्योंकि लेफ्ट के वो कैंडिडेट थे इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने उनको पैकेज नहीं दिया, जबकि ये सबको मालूम था कि बहुत दिनों के बाद एक लायक प्रेसिडेंट हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। इस हिंदुस्तान को एक बहुत लायक प्रेसिडेंट मिलने जा रहा है। हकीकत यह है कांग्रेस का जो पिलर था वो तो चला गया, उसको नुकसान हो गया, देश को फायदा हुआ। एक ऐसा एक्सपीरियंस लीडर हमको एज ए प्रेसिडेंट मिला जो अथॉरिटी है हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने वाला। लेकिन ममता को ये चिढ़ थी क्योंकि उनका पैकेज नहीं अप्रूव किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इसलिए मुखालफत करेंगे। अगर वो हामिद अंसारी की मुखालफत करती हैं तो शायद इसका भी यही रीजन होगा, तो वो इसमें उनको और नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक इन्होंने बहुत कुछ खोया है। अगर आपको ये एहसास है कि कलकत्ते के लोग नाराज नहीं है, तो मैं अभी होके आया हूं कलकत्ते में। जिस आदमी का 6 महीने पहले एक मकाम था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था, अभी सत्ते का आलम है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना भौचक्का है। ये बंगाली जो शख्सियत है ये बड़े इम्पल्सिव लोग होते हैं। ये आप देखिएगा अगले 6 महीने में क्या होगा। बहुत मुश्किल है कि अगर यही स्टाइल रहा कि दुश्मनी दर दुश्मनी, सियासत में ये कहाँ होता है। लेकिन अजय, अगर देखा जाए राज्यसभा की अगर तस्वीर को देखें, कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर कमजोर है, उसके पास वहां उतना बहुमत नहीं है, और ये चीज जो है कई बार ऐसा हुआ कि बिल भी वापस हुए हैं, इस तरह की चीज हम देखते आए हैं। यहां पर जो कांग्रेस की पोजीशन है, कांग्रेस आखिर क्या मजबूरी थी कि उसने जो है हामिद अंसारी को एक बार फिर से, वो भी पार्टी से बाहर का, कोई कांग्रेस का जो है नेता नहीं है। क्या लेफ्ट ने जो बात कही थी कि कांग्रेस का बाहर का आदमी होना चाहिए, वो एक मजबूरी है, इसकी वजह से ये नाम आया? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हामिद अंसारी साहब एक बड़े एजुकेटेड और बड़े डिसेंट और बड़े पोलाइट नेचर के आदमी हैं, और प्रणब दा बहुत जिसको कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा, मतलब जो संकट मोचन के लिए उनको कहा करते थे, भाई वो कहते थे कि अलादीन के चिराग चलाना जानते हैं ये लोग, उसको जिनको ऑपरेट करना आता है उनको, तो उनको कॉम्बो देने के लिए हामिद अंसारी साहब सबसे मुफीद कैंडिडेट थे। एक तो या कोई और संकट मोचक, हालांकि कुछ नाम चल रहे हैं, वो यहां पर खोना नहीं चाहती है कांग्रेस, खोना भी नहीं चाहती। और आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही, एमपी साहब ने भी इस बात को कहा कि रजामंदी उन्होंने वहां से शुरू करी जहां पे पिछली बार खेल खत्म हुआ था।
कि भाई उन्होंने कहा कम्युनिस्टों से बात कर लो, एक मुसलमान कैंडिडेट है, वो मुस्लिम समाज को भी अपील करता है, आप उनको बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर अगर देखा जाए मुस्लिम अपीसमेंट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को जेडीयू ने समर्थन किया, तो क्या नीतीश कुमार वहां समर्थन करेंगे? मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी के पास में और कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। आज बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि वो मिस्टर नरेंद्र मोदी को एज संभावना बहुत अधिक है कि एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आगे कर दें, तो आज उन्हें अपने लिए एक स्पेस बना के रखनी पड़ेगी। अब यदि किसी कारण से वो जीती जाते हैं या किसी कारण से वो एक बहुत लेकिन पहले जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक पहल की गई थी जेडीयू की तरफ से, सीधे सीधे समर्थन का ऐलान एक तरह से कर दिया गया था। यहां पर इस तरह की चीज नहीं, यहां पर यह कहा जा रहा है कि नहीं, एनडीए की बैठक में फैसला कहीं ना कहीं डावाडोल लगता है, नफा और नुकसान तमाम चीजें देखी जा रही हैं। उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। आप देखिए ना, अगर आप कूटनीतिक तरीके से आप सोचेंगे, और बीजेपी ने इसके अंदर में अपना बहुत बड़ा मौका गंवाया है। जैसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना मुद्दे दे रही है, तो बीजेपी मुद्दे उछाल रही है। और उन्होंने कभी इस स्थिति में नहीं सोचा कि जब उनको मालूम था कि प्रणब बाबू इसमें आ ही जाएंगे, तो इस विरोध से क्या, प्रणब की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और अगर आप किसी से भी पूछें, किसी भी आदमी से पूछें, तो वो उनको जानता है और वो सोचता है एक अच्छे कैंडिडेट थे, तो क्यों ना उसमें मैग्नेटिमिटी दिखाते हुए वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नेगोशिएट कर लेते। लेकिन उन्होंने अपनी वो स्थिति भी खोई इसके अंदर में। तो अब आप बताइए, अगर ये हामिद अंसारी नहीं होगा तो क्या वो किसको प्रपोज कर सकते हैं यहाँ पे? उनके पास में कैंडिडेट भी नहीं है। भाई मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ, बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा कैंडिडेट कौन है ये तो लोग सवाल पूछेंगे ना आपसे। तो उन्होंने ऐसा कोई नाम भी आज तक प्रपोज नहीं करा हुआ है। और पहले भी बड़ा कड़वा तजुर्बा ये रहा कि इन लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम प्रपोज कर दिया और उनसे बात तक नहीं करी। तो ये किस तरीके की पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, या उन्होंने एकदम से भाव आवेश में आकर के और अति उत्साह में आकर के एक नाम सजेस्ट कर दिया? तो इस तरीके की इमेच्योरिटीज जो है, या उनके क्या नजरिया, उनसे पूछा जाना चाहिए। पर आम आदमी की निगाह से, मैं तो आम आदमी की निगाह से सोचता हूँ कि भाई ये सोच क्यों नहीं रहे? वो इतने वृद्ध हो गए हैं, वयोवृद्ध हो गए, और वो ब्यूरोक्रेट थे, और इन सब लीडर्स के नीचे काम किया उन्होंने। आज अगर आप देखो तो जब वो ब्यूरोक्रेट थे या वो एक साइंटिस्ट थे, तो अनेकों लोगों के नीचे काम किया था और लोगों ने बड़ी इज्जत की। अब सेकेंड टाइम के अंदर में आफ्टर 5 years आप उनको रिपीट कर रहे हैं, और जब इनका दोबारा आने का चांस था तब सब लोग पीछे हट गए। तो मैं समझता हूँ, और वो भी इस चीज को राजी नहीं थे। इसी तरह से उन्होंने जो हमारे चटर्जी साहब थे, उनका नाम आगे उठाया कि भाई हम इसको भी प्रपोज करें। और आज संगमा की क्या स्थिति है? तो आप देखिए, इन्होंने एक अननेसेसरी तरीके से, जो एक बहुत ही डिसेंट तरीके से काम हो सकता था, उसको कमाया। तो अंसारी के अलावा कोई चॉइस नहीं। लेकिन आपको लगता है दीप साहब के एक आम सहमति जो उधर नहीं बन पाई थी, इस बार यहां बन सकती है उपराष्ट्रपति? देखिए, अभी जो हमारे भाई ने कहा, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में एनडीए यूपीए से ज्यादा फेल हुआ है इस इशू पे। उनके पास कैंडिडेट नहीं था, मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी। तो दिमाग ये कहता है, पॉलिटिकल सोच ये कहती है कि आप वाइस प्रेसिडेंट को नेगोशिएट करते, बहुत बढ़िया बात है, और उनको सपोर्ट करते, एक डिसेंट इलेक्शन होता। उन्होंने अपना प्रपोजल भी नहीं लिया। दो पार्टियां, छोटी पार्टियां, एक उड़ीसा और एक अन्ना डीएमके के कैंडिडेट को कहा कि हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। वो इलेक्शन कैसे लड़ा जा रहा है? पंचायत से बुरा, यानी इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे पे बातचीत करना। अब आपसे इसी से अंदाजा कर लीजिए कि किस तरीके से प्रणब दा इलेक्शन लड़ रहे हैं और किस तरीके से संगमा इलेक्शन लड़ रहे हैं। टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है। इस गंदगी से वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, रोज डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता था कम से कम बीजेपी को, जो मेन अपोजिशन पार्टी थी। आज भी उन्होंने कोई नाम वाइस प्रेसिडेंट का नहीं चलाया। दे वेटेड कि दैट यूपीए विल अनाउंस their candidate, then we will have a meeting and we will pick somebody। अगर वो करेंगे
तो ये अच्छा तरीक़ेकार नहीं होगा। क्योंकि हामिद अंसारी साहब ने, मैं क्योंकि राज्यसभा में हूँ, मेरे वो चेयरमैन हैं, मैंने देखा कि वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं हुए। हाउस में कभी कांग्रेस के लिए भी कभी यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये किसी और पार्टी के हैं और मैं अपोजिशन का हूं तो मुझे चांस नहीं। बिल्कुल उनका जो स्टैंड रहा 5 साल के, उसमें मेरे हाउस के ही चेयरमैन रहे, उनका इम्पार्शियल रहा। और हम सब लोगों की ये सोच थी कि भाई नहीं होगा तो चेयरमैन साहब के पास चलेंगे। तो उन्होंने अपनी छवि बनाई एज ए चेयरमैन राज्यसभा। जहाँ तक इंटरनेशनल छवि है, वो इंसान बेहतरीन ब्यूरोक्रेट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट थे। उनके ज़ाती ताल्लुकात मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट और सेंट्रल एशिया में उनके बहुत ज़ाती ताल्लुकात हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने एक बहुत अहम रोल एज ए वाइस प्रेसिडेंट अदा किया। अभी वो टर्की गए थे, ईरान गए थे, पाइपलाइन वहाँ जो उनकी जो उनकी इमेज है, बिकॉज ही लेकिन यहाँ देखिए सुनिए, जिस हैसियत से वो, क्योंकि वो उस खित्ते से सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, यहाँ वो 35 साल तक ब्यूरोक्रेटिक ड्यूटी निभा चुके थे। उनके पर्सनल रिलेशनशिप थे। इसका फायदा हमको, हमारे देश को हुआ। मैं समझता हूँ इस पाए का अभी इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। एक नाम ममता बनर्जी ने अभी दिया है, राम गोपाल गांधी का। डेफिनेटली बहुत अच्छा नाम है। गोपाल कृष्ण गांधी और कृष्णा बोस का नाम दिया। कम से कम गोपाल कृष्ण गांधी के बारे में मैं कह सकता हूँ, गांधी की लिगेसी से उनका ताल्लुक है, उस पर चलने वाले आदमी हैं। लेकिन क्या वो टेलीविजन पे आके ये बोलने का नाम था? उसके लिए अगर आप सिंसियर थे, ममता बनर्जी सिंसियर थी, तो 1 महीने पहले ये नाम उनको एक पार्टी में जाना चाहिए था और तृणमूल पे काम करना चाहिए था। एक पार्टी पे काम करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये एक नाम हम लेके आ रहे हैं जो गांधी की लेगेसी से आ रहा है, उसकी सोच रखता है, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रहा है। तब ये बात समझ में आती कि ये सियासत नहीं, हकीकत में देश की खिदमत करना चाहिए। चलिए, देश की खिदमत, चूंकि समय हो गया। एक सेकंड, आपका मूल प्रश्न ये था कि राज्यसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं है और उनके मुद्दे गिरते रहते हैं और उसका ये वाला मुद्दा कैसे सफल होगा। तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज ए डिसीजन ऑफ कॉमन फियर्स। इसलिए मुद्दों के आधार पे नहीं, देखिए राज्यसभा की तो बात मैं आपको बताऊं, राज्यसभा में 9 एमपी, कम शब्दों में नहीं, 9 एमपी मुलायम सिंह के, 16 एमपी मायावती के, मेरे ऐसे इंडिपेंडेंट 10, ये सब यूपीए के साथ जुड़ गए इस मुद्दे पर। तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। कौन आएगा? कांग्रेस वहां पर 8 सीटों से पीछे थी। अब चाहे जेडीयू आए, शिवसेना जेडीयू भी आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी आए, उपराष्ट्रपति जो है यूपीए के ही खेमे में रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार से बीजेपी ने सलाह क्यों नहीं करी? जब उन्हें लूज ही करना था तो नीतीश कुमार को सामने लाना चाहिए। आप बताइए, आप कौन सा कैंडिडेट चाहते हैं? समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे लोकतंत्र का पुलिसिया राज आखिर किस तरह का है, किस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात